हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रहा था और इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट की तरफ। और यहाँ पे हम लोग आज जो बात करेंगे, पहली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे ये दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, यानी कि लोकसभा में किस तरीके से इलेक्शन होता है इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे भैया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद रीएडजस्टमेंट किस तरीके से होता है इलेक्शन होने के बाद, यानी कि सेंसस होने के बाद जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका रीएडजस्टमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और तीसरा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि जो एससी एसटी को रिजर्वेशन जो मिला हुआ है उस तरीके के रिजर्वेशन किस तरीके से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह की जो वीडियो है उसके लिए मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या चीज बताया जाता है, जैसे कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला है हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो अगर हम बात करें इसके लिए तो फॉर द पर्पस ऑफ द होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा का जैसे हमें पता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, आपका डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे चुनेंगे। तो इन डायरेक्ट इलेक्शन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, लोकसभा की जो सीट्स होती है, ठीक है, उन सीट्स को, जो भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, तो वहां पे हर एक स्टेट को क्या किया जाता है, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। स्टेट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तौर पे जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्या होती है, अब ये तो हो गया स्टेट की बात, मतलब स्टेट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे होते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो दो तरीके से हमारे होते हैं, पहला और दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले तरीके की पहले बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स जो है अलोकेटेड किए, स्टेट्स में स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अलोकेशन किए जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स को अलोकेशन किए जाते हैं। ठीक है, ये तो पता है कि भाई एक स्टेट में 10 सीट है, 5 सीट है, जितने भी है वो सीट जो है अलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए। ठीक है, और वो किस रेशियो में होते हैं भैया, जो रेशियो होती है वो कहीं ना कहीं बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनके रेशियो को जो है सेट किया जाता है, नंबर ऑफ सीट के पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो को सेट किया जाता है। ठीक है, अब ये रेशियो कुछ भी हो सकता है कि भाई 6 लाख पे, ठीक है, 10 लाख पे या 60 लाख पे या 1 करोड़ पे जो है एक सीट हो। तो ये डिपेंड करता है भैया स्टेट के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि ये जो प्रोविजन है वो उन स्टेट पे अप्लाई नहीं होती है जहां पे 60 लाख से ज्यादा जो है लोग नहीं रहते, मतलब 60 लाख से कम अगर जहाँ पे लोग रहते हैं वो यहाँ उस जगह पे ये जो चीजें है इन्हें की लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बताई जाती है कि भाई अब ईच स्टेट, यहाँ पे हर एक स्टेट को, यहाँ तो स्टेट्स को हो गया, स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट, मतलब यहाँ पे पूरा भारत हो गया, भारत में स्टेट्स को क्या किया गया, नंबर ऑफ सीट्स में बांटा गया। जैसे उत्तर प्रदेश को अलग सीट, यूपी को अलग सीट मिल गया, ठीक है, राजस्थान को अलग सीट मिल गया, आपके दिल्ली को अलग सीट मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग हिसाब से बांट दिए गए। अब क्या किया जाएगा, अब स्टेट में तो बांटा गया, मान लीजिए कि यहाँ राजस्थान की सीट को, अगर मैं बात करूं राजस्थान की सीट की, तो कितने मिले, तो यहाँ राजस्थान को मान लीजिए 25 सीट जो है आपके लोकसभा में कितनी सीटें, राजस्थान में मान लीजिए 25 सीटें हैं। तो अब 25 सीटों को जो है, अब ये हो गया टोटल राजस्थान का पूरा एरिया। अब उस हिसाब से क्या किया जाएगा, अब इस स्टेट को, राजस्थान स्टेट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बांटा जाएगा, यानी कि राजस्थान का जो स्टेट है उस स्टेट को क्या किया जाएगा, अब ये डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, स्टेट्स को जो है वो डिवाइड किया जाएगा।
अब डिवाइड किस हिसाब से किया जाएगा? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। इसके हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पे जो है अब इसको जो है डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान को जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से उस मैनर में जो है डिवाइड किया जाएगा और उनकी रेशियो देखी जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन के साथ जो है बांटी जाएगी। यहाँ जो सीट दी जाएगी वो सीट किसके आधार पे दी जाएगी? वो भैया सीट दी जाएगी पॉपुलेशन के रेशियो के आधार पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन है 40 करोड़। 40 करोड़ जो है, 40 करोड़ तो ज्यादा ही ले लिया, मान लीजिए 20 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, राजस्थान में मैंने मान लिया 20 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। तो भाई 60 लाख के हिसाब से यहाँ एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 18 करोड़। ठीक है, अगर 60 लाख के हिसाब से हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो 60 लाख के हिसाब से अगर हम लोग बांट रहे हैं तो 18 करोड़ हो गया। तो यानी कि 16 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा आएगा, ठीक है, जो भी हमारा आएगा यानी कि लगभग लगभग 30 करोड़ जो है, 30 जो आएगा वो सीट्स क्या होगी इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब 31 सीट पे, मतलब ये आपके टोटल सीट कितनी है? आपकी यहाँ पे टोटल सीट हो जाएगी एक, यहाँ पे 25 को ही लेके चलता हूँ। मान लीजिए टोटल सीट आपके राजस्थान की 25 है। ठीक है, तो 25 सीटें हैं, तो यहाँ पे देखी जाएगी कितने डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से क्या किया जाएगा, वहां की पॉपुलेशन को काउंट की जाएगी और पॉपुलेशन के आधार पे क्या किया जाएगा। मान लीजिए पॉपुलेशन यहाँ पे 60 लाख ही है। ठीक है, तो 60 लाख को क्या किया जाएगा, 25 से डिवाइड किया जाएगा, जितनी सीटें बनेगी वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, एक राजस्थान की जो है बन जाएगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन होगा उसी हिसाब से जो है बांटा जाएगा। मान लीजिए पॉपुलेशन यहाँ पे 60 लाख को एक सीट मिल रही है, तो इसका मतलब अगर मान लो 18 लाख हो गया तो 18 लाख यानी कि 30 लाख लोगों को जो है एक सीट जो है मिलेगी, यानी कि 30 लाख लोग जहां पे होंगे वहां पे उसी हिसाब से जो है एक सीट जो है इनको मिल जाएगी। ठीक है, 30 लाख के हिसाब। तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटा जाता है। ठीक है, वो स्टेट्स के अंदर होता है, यहाँ पे स्टेट्स के अंदर नहीं, यहाँ तो पॉपुलेशन के आधार पे जो है रेशियो की जाएगी। ठीक है, तो ईच स्टेट जो होती है डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, किसके रेशियो में? आपके पॉपुलेशन के, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बांटा जाएगा और सेम थ्रू आउट में बांटा जाएगा। अगर मान लीजिए 25 सीटें हैं तो 25 सीटों को क्या किया जाएगा, 60 लाख लोग हैं तो 60 लाख लोगों से ही जो है बांटा जाएगा। 60 लाख लोग हैं तो 60 लाख लोगों के ही हिसाब से उसको बांटा जो है जाएगा। ठीक है, 60 लाख लोगों से ही बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि इक्वल आ जाए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत अगर नहीं आ रहा हो तो इस चीज को भूल जाइए कि ये किस तरह से 60 लाख आया। बस आप ये ध्यान में रखिए कि टोटल जो पॉपुलेशन है किसी स्टेट का, तो उस हिसाब से जितना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया गया है तो उसके हिसाब से जो है अलॉटेड कर दिया गया। आगे बात करते हैं, या सिंपली अगर हम इसको समझे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, इंश्योर करता है इस चीज को, इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंटेशन रहे, यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंटेशन बने रहे, यानी कि जितने सीट है उसी हिसाब से जो है आपके लोग भी होने चाहिए। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाता है कि भाई इतने लोग के हिसाब से एक सीट जो है प्रोवाइड की जाएगी। टोटल मान लीजिए लोकसभा के पास सीटें हैं 543। ठीक है, 543, तो 524 तो आपके इस टाइम पे है, तो इसका मतलब ये 524 को 28 राज्य, ठीक है, प्लस यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी प्लस 28 राज्य, इस हिसाब से जो है आपको बांटना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बांटना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीजें, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 28 राज्य बट जो भी 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से बांटना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मिटी में, कहने का मतलब अगर 10 लाख वोटर है और 10 लाख वोटर का मतलब जो है वो एक सीट है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी जो है बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो उनका रेशियो होता है वो भी अलग अलग बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई 10 लाख पूरा फिक्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 10 लाख लोग ही मिलेंगे। भैया वो डिपेंड करेगा जब वो डिस्ट्रिक्ट में लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में जो है लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे राजस्थान का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो राजस्थान में ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राजस्थान का, एक शहर ले लेते हैं बीकानेर शहर। ठीक है, राजस्थान का मैंने बीकानेर ले लिया। ठीक है, तो बीकानेर में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जो भी राजस्थान में मान लीजिए टोटल 25 सीटें राजस्थान को अलोकेटेड किया गया है, तो वो किस आधार पे किया गया है भैया? पॉपुलेशन के आधार पे अलोकेशन किया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पे अलोकेशन किया गया। अब ये 25 में से क्या उतने लोग बीकानेर में है जो कि एक सीट को ले सके, तब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बन जाएगी। नहीं तो अगर नहीं होगा तो इसके साथ 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बना दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर वहां पे चलता है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप क्या कीजिए, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा एक और वीडियो बना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसके? डिफरेंट स्टेट के हिसाब से भी, मतलब अलग अलग स्टेट है। ठीक है, दो अलग अलग स्टेट है, मान लीजिए मणिपुर है और एक है आपका गोवा है, तो इनके बीच में भी आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है, और दूसरा सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में, एक बड़ा सा स्टेट है, मणिपुर का ही स्टेट है, तो उसी में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं ना, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूएंसी बने बने हुए हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इक्वालिटी जो है वो रहनी चाहिए। इस चीज का काफी ध्यान रखा जाए, तब जाके हमारी क्या बनती है, एक वोटिंग जो लिस्ट है वो कहने की तैयार होती है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब, जो पॉपुलेशन आपके किससे काउंट किया गया, यहाँ जो पॉपुलेशन का मैं मतलब बता रहा हूं, ये जो पॉपुलेशन है वो आपके सेंसस से लिए गए हुए, और ये सेंसस कब कब के होने चाहिए? जो प्रीसीडिंग सेंसस है, यानी पुराने सेंसस है, अभी के नहीं। जो मान लीजिए इस टाइम पे जो हम लोग सेंसस लेंगे, वो कौन सी लेनी चाहिए? आपके 2011 के लेनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग 2011 के नहीं लेते, उसका रीजन भी आगे लिखा हुआ है, उसके बारे में बात। ठीक है, तो प्रीसीडिंग सेंसस जो भी हुआ होगा, उसी सेंसस के आधार पे भले ही वो इलेक्शन, यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो सेंसस है, वो भले ही आज से 14 साल पहले हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन लेनी होगी। आज के हिसाब से नहीं, आज तो देखा जाए तो बढ़ जाएगी, अगर हर साल देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, हम सेंसस को देख के एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर एक सेंसस के बाद जो है री एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि पीछे हमारी बताया गया कि जो एडजस्टमेंट होती है, यानी कि पॉपुलेशन जो लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं किससे लिया जाता है? आपके जो प्रीसीडिंग सेंसस हुआ है उस सेंसस से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है हर एक सेंसस के बाद, एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि हर एक सेंसस के बाद जब सेंसस हो जाए, यानी कि मतलब जनगणना वगैरह हो जाए, तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी? री एडजस्टमेंट री एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब री एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सेंसस ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे री एडजस्टमेंट किस चीज का? कि भाई आपको जो अलोकेशन किया गया है लोकसभा की स्टेट्स में, जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट को आपको क्या करना पड़ेगा? रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा की सीट को रीएडजस्टमेंट किया करना पड़ेगा, जो भी अलोकेशन करना है उसको आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो डिवीजन है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज कहीं ना कहीं हर एक सेंसस के बाद आपको करना पड़ता है। क्या हर साल होता है? ऐसा चीज है क्या कि हर साल होता रहेगा? तो पार्लियामेंट यहाँ पे एम्पावर करती है
कि आप जो है क्या कर सकते हो, एक अथॉरिटी को डिटरमाइन करती है और वो क्या करता है, इस काम को जो है करता है, जो डीलिमिटेशन कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अनुसार जो डीलिमिटेशन एक्ट लाया गया था 1952 में, ठीक है, पार्लियामेंट ने एम्पावर कर रखा है जिसको ए डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन भी बनाया था, डीलिमिटेशन कमीशन भी बनाया गया था, और उसके आधार पे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी आया था। कमीशन एक्ट आया है कब कब, आपके 1952 में, ठीक है, 1962 में, 1972 में और 2002 में। ठीक है, इसी पर्पस के लिए यहां पे क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कब, 1976 में, और इसने क्या किया, यहां पे फ्रॉज कर दिया। ठीक है, फ्रॉज कर दिया किस चीज को भैया, जो ये सीट का जो बार बार आप चेंजेस करते हो, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है, फ्रॉज कर दिया किस चीज को, आपके जो भी अलोकेशन ऑफ सीट किए जाते हैं। क्यों हुआ अलोकेशन ऑफ सीट, क्योंकि जो बड़े स्टेट है उनमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा उनको मिल जाती है, तो ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं खड़े, और इस वजह से देखते हुए, क्योंकि जब पॉपुलेशन ही बढ़ाओगे, और तो यहाँ पे नेताओं ने ये समझ लो कि ये भी बोल दिया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे जो सीट का अलोकेशन है उसको क्या किया है, यहाँ पे रुकवा दिया। ठीक है, इसी वजह से जो है, जो पॉपुलेशन जो बढ़ने की चीज है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था, तो उस वजह से जो है यहाँ पे कंट्रोल भी हुआ एक तरीके से। ठीक है, और जो स्टेट है और स्टेट की जो डिवीजन है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, उसको किस लेवल पे माना गया कि भाई जो 2000 एट 1971 के लेवल पे 1971 जो है फिक्स किया गया, तो इसके बेस पे जो है आपके सेंसस जो हुए हैं 1971 में, उसी सेंसस को जो है हम लोग कहीं ना कहीं मानेंगे और उस चीज को जो है इंप्लीमेंट करेंगे। कब तक, 2000, ठीक है, 2000 तक यही सेंसस जो है हमारा चलेगा। लेकिन फिर इसको क्या किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया, और ये जो बैन था जिसमें रीएडजस्टमेंट का, उसको अनदर 25 ईयर के लिए भी कर दिया गया बाद में। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 2000 तक जो है काउंट होने वाला था, यानी कि 2000 तक जो है काउंट होने वाला था, अब उसकी डेट को एक्सटेंशन करके कितना कर दिया गया, यहाँ पे डेट को एक्सटेंशन करके 2026, यानी कि जो है अगले साल, अगले से अगले साल जो है वो आने वाला है, यानी 2026 पे जो है 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया, यानी कि अनदर 25 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया। पहले 2000 तक जो था, अब इसको जो है 25 साल और एक्सटेंशन जो है वो मिल गया। ठीक है, तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लाया गया था। ठीक है, कि अब जो है आप नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट करोगे वो 2026 में करोगे। पहले क्या था कि 2000 में एडजस्टमेंट करोगे, 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था, अगला जो एडजस्टमेंट करना था वो 2000 में कर दिया गया। ठीक है, और उस इसमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन करके कितना साल और बढ़ा दिया गया, 25 साल और बढ़ा दिया गया, बोला कि नहीं अब जो है आप 2026 में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट लेके, ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट का बैन था उसको एक्सटेंड करके और 25 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन की लिमिटेशन को क्या किया जा सके, मेजर किया सके। ठीक है, जो 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2000 में, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो री एडजस्टमेंट कर सके और रेशनलाइज कर सके किसको, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर 1991 को। यानी कि इसने एक और चीज भी बोला कि भाई हम 1971 के हिसाब से नहीं लेंगे, अब जो है पॉपुलेशन हम किस हिसाब से मानेंगे, 1991 के हिसाब से मानेंगे। ठीक है, लेकिन वो 2001 में आया था, और 2003 में जो है 2001 में जो है नेक्स्ट सेंसस होने वाला था, तो 2003 में इसको फिर चेंज करके क्या किया गया, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसमें बोला गया कि भाई अब ये 1991 नहीं लेंगे, अब लेटेस्ट वाला लेते तो 2001 ले लिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, ये पॉपुलेशन जो है लेना है आपको। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का एडजस्टमेंट है। ठीक है, कि कितने एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, ये वो है, और ये जो 2001 और 1991 बताया जा रहा है, ये कौन से सेंसस को लेना है। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीजें।
ये पॉपुलेशन को कौन से लेना है, कौन से को मानना है कि किन पॉपुलेशन को जो है हमें मानना है। तो 2001 वाला जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से माना गया। ठीक है, तो 2001 को जो है किया गया और जो 1991 वाला था उसको क्या किया गया, खारिज कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारा सीट का अलोकेशन अभी भी चल रहा है 2001 के हिसाब से। अभी कोई एक्सटेंशन जो है नहीं किया गया, यानी कि 2011 वाला कुछ ऐसा नहीं लाया गया। अभी तक तो हम लोग 2001 वाला जो पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, उसी हिसाब से ही हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा रीएडजस्टमेंट। अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर एससी एंड एसटी। क्या बताया जा रहा है? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे किसी तरह की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो नहीं दिखाया। ठीक है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों के टाइम पे दिखा था वो यहाँ पे नहीं दिखा है। रिप्रेजेंटेशन को मना कर दिया गया है भैया, किसमें? आपके कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी तरीके के आपके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन ऑफ सीट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है वो किया गया, सीट्स का रिजर्वेशन किया गया। ठीक है, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से किया गया भैया? लोकल जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, लोकसभा में। और किस हिसाब से? उनके पॉपुलेशन के आधार पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे कितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से जो है उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं रिजर्व है आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किस हिसाब से? उनके कास्ट और उनके ट्राइब के हिसाब से, जहां पे उनको प्रोपोर्शन जो है टू द टोटल नंबर ऑफ सीट अलोकेशन किया गया स्टेट और यूनियन में। यानी कि जितनी स्टेट और यूनियन में है उसमें मान लीजिए टोटल आपके 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के हिसाब से, ठीक है, मान 28 नहीं लेते, 30 ले लेते, एक अप्रोक्सीमेटली ले लेते, तो 30 सीट के हिसाब से आपको सीट कितनी देनी है? 7.5% जो है आपको किसको देना है? आपको एसटी को देना है, एसटी को देना है, और 15% जो है एससी को देना है। तो उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे सीट का अलोकेशन हो जाएगा। तो 15 या 45, यानी कि 4 सीटें जो है आपको यहाँ पे उनको देनी है, और 1 सीटें जो होगी वो आपको किनको देनी है? आपके एसटी को। यानी कि 5 सीटें पहले से रिजर्व रहेगी अगर टोटल 30 सीटें हैं तो। ठीक है, तो इस हिसाब से उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाएगा। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया था ओरिजिनली अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो ये सिर्फ कितने साल के लिए था कि भाई 10 साल के लिए था, और 10 साल के बाद जो है इसको खत्म करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई क्या उस टाइम तक हमारी इनक्वालिटीज हटी थी? उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे उसमें चल रहा था, समाज में चल रहा था, इसीलिए इसको क्या किया गया और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। और इस तरह से करते करते आज भी जो है इसको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। और ये अब तक अगर देखा जाए तो लास्ट जो है वो 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 104th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, जिसमें इसको 2030 तक के लिए यहाँ पे रिजर्व जो है कर दिया गया। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है मिला है। ठीक है, हालांकि अगर इन सीट्स की बात करें तो ये जो सीट्स है रिजर्व है किसके लिए? आपके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्टेड होंगे, जो भी सारे वोटर्स होंगे, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? इन्हीं के ही लोग होंगे, मतलब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब से ही बिलोंग होना चाहिए। ये नहीं कि भाई इनके जो वोटर्स होने चाहिए वो भी आपके शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए, शेड्यूल नहीं। भैया वोटर जो है कोई भी हो सकता है, वोटर से कोई मतलब नहीं है, वोटर कोई भी हो सकता है, यानी कि वोट डालने वाला जो है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो उम्मीदवार होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो कहाँ से होगा? कैंडिडेट जो होगा वो कहाँ से होगा? आपका एससी या एसटी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अगर एससी की सीट है तो एससी से बिलोंग कर रहा होगा, एसटी की सीट है तो एससी से जो है बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे वोट की बात है तो वोट देने वाला कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि भाई शेड्यूल कास्ट वाले ही शेड्यूल को कास्ट को ही वोट करेंगे। ठीक है, ऑल द वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो इलेक्टेड होते हैं वो सभी वोटर से हो सकते हैं। ठीक है, बिना किसी सेपरेट इलेक्टोर के, यानी कि बिना किसी सेपरेट इलेक्टोर के, यानी कि ये ना बोला जाए कि एससी वाले कास्ट है तो एससी के लोग ही जो है वो क्या करेंगे? वोट डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भैया। एससी के हैं तो मतलब ये नहीं कि भाई एससी वाले ही जो है आपको वोट डालेंगे। तो ये चीज के लिए मना कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है?
ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट डिबेरेड फ्रॉम कंटेस्टिंग जनरल इलेक्शन। मतलब कहने का मतलब अगर कोई बंदा शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल टाइप का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनरल सीट से भी नहीं लड़ सकता, वो जनरल सीट से भी क्या कर सकता है, खड़ा हो सकता है, जनरल सीट से भी वो उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, जनरल सीट से भी वो उम्मीदवार बन सकता है, उसको ये नहीं बोला जा सकता कि आप जनरल सीट से जो है नहीं लड़ सकते, ये लड़ सकते हो। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने यहाँ पे रीफिक्सिंग किया था किसके हिसाब, किसको, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने क्या किया था, यहाँ पे रीफिक्सिंग किया था इनकी जो सीट को, SC ST के सीट को किसके हिसाब से, किसके पॉपुलेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा आपको, 1991 के पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर बाद में इसको जो है चेंज करके जो 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 87th वाला, तो उसमें इनको चेंज करके 2001 वाला कर दिया गया। ठीक है, ये कब आया था, आपके 2003 में आया था, तो इस टाइम पे चेंज करके 2001 यानी कि लेटेस्ट वाला लेने को कहा गया। ठीक है, स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन है SC ST का वो आप देख सकते हैं पीछे टेबल पॉइंट 23.5 में आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या बताया जा रहा है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर रखा है, कहां पे, आपके राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करें तो यहां पे इन्होंने क्या अडॉप्ट कर रखा है, प्रोपोर्शनल द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जो है अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके अलावा जो यहाँ पे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम लोकसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा के केस में हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं भैया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लोकसभा में हम क्या करते हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से बात की जाए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में, तो हर एक मेंबर जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं अपनी ज्योग्राफिकल एरिया से रिप्रेजेंट करेगा और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाएगी। मतलब जो भी मेंबर होंगे, जो भी टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होंगे, वो क्या होगा, वो जो मेंबर होगा, इसके जो भी मेंबर होंगे वो अपनी किस चीज को दिखाएगा, ये जो मेंबर होगा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जिस लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा। ठीक है, उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी में वो खड़ा होगा। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली वन रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्टेड होगा। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, A B C एंड D, तो इनमें से कोई एक जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट, कोई एक जो होगा इलेक्ट होगा, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो या D हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो सिंगल मेंबर, ओनली वन रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इलेक्टेड होगा। तब हम कहेंगे हेंस सच ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर। तब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कहेंगे, एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कहेंगे। इस सिस्टम में हम लोग एक कैंडिडेट जो कि मेजोरिटी ऑफ वोट को यानी कि लेता है, पाता है, मेजोरिटी वोट को अगर वो पाता है, कैंडिडेट अगर मेजोरिटी ऑफ वोट को पाता है तो वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इलेक्टेड हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि वो इलेक्ट हो गया। और ये जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है जिसमें रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट नहीं करती है कि होल इलेक्ट्रोल को, मतलब पूरे इलेक्ट्रोल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे एक ही सिस्टम को जो है रिप्रेजेंट करती है, भाई इसके पास जो, जिसके पास ज्यादा वोटिंग है वही भैया इलेक्टेड हो गया। ये नहीं कि पूरी चीजों को जो है फिर दोबारा से करना चाहोगे, जैसे कि आपके पर्ची निकलते हैं ना, पर्ची वगैरह के हिसाब से कि भाई A B C D इन कैंडिडेट के नाम होते हैं, अगर A यहाँ पे निकल गया तो B और C और D में जो होगा वो होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं, भाई यहाँ पे जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट रहेगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
काम करेगा, वो इलेक्टेड हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इट डज नॉट सिक्योर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज, यानी कि स्मॉलर ग्रुप में यहाँ पे जो है सिक्योर नहीं करेगा रिप्रेजेंटेशन को। मतलब एक मान लीजिए इसकी वोटिंग कम हुई तो ये निकल जाएगा और बाकी के जो है वोट जो है बाकी दूसरों को जो है मिल जाएगा। इस तरीके से सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका एम क्या है कि भाई यहाँ पे जो डिफीट्स होते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन उनको कहीं ना कहीं हटाना। ठीक है, सिंपल सा मतलब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ द टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। और इस सिस्टम के अंदर सभी सेक्शन ऑफ पीपल जो पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल देयर नंबर, और अपने प्रोपोर्शनल के हिसाब से ही जो नंबर के हिसाब से ही वो क्या होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात की जाएगी स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जिसमें हम लोग शेयर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन लेजिस्लेचर, यानी कि अगर कोई स्मॉल छोटा सेक्शन है पॉपुलेशन का तो वो क्या करती है शेयर करती है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई छोटा ग्रुप है तो वो क्या करेगी दूसरे के साथ शेयर कर लेगी। ठीक है, और शेयर करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वहां पे बना देगी। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के बाद वहां पे वो मेंबर अगर जीतते हैं तो कहने का मतलब वो सारी जो है उनमें से एक जो है लीडर बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो मेन लीडर होगा और यहाँ पे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करेगा ये छोटे छोटे एरिया को मिला के क्या किया जाएगा उनकी वोटिंग जो है वहां पे कराई जाएगी और उस एरिया में पॉपुलेशन जब हो जाएगा कंप्लीट तो उस हिसाब से जो है वोटिंग मिल जाएगी। तो इसको अगर मान लीजिए ए बी सी डी बंदे खड़े हो गए तो इतनी बड़ी एरिया है और इसमें छोटे छोटे सेक्शन के ग्रुप को बांट दिया गया तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग देंगे जिसके पास ज्यादा वोटिंग आई वो वहां पे विनर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलते हैं। सबसे पहले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा है लिस्ट सिस्टम। ठीक है, अगर हम वोटिंग सिस्टम की बात करें फर्स्ट जो हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तो यहाँ पे दो सिस्टम चलता है। दो सिस्टम कौन सा, एक तो है आपका भैया वोटिंग सॉरी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और दूसरा है आपका लिस्ट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम चलता है। इंडिया की अगर बात करें इंडिया में पहली प्रकार की यानी कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ठीक है, तो जो पहली प्रकार की यानी कि ये वाला जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर रखा है किसके लिए, आपके राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के लिए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए। यानी कि इस वाले को हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जो आपके राज्यसभा के इलेक्शन के लिए या स्टेट ऑफ काउंसिल के लिए हम लोगों ने इस सिस्टम को जो है अपना रखा है। ठीक है, हालांकि कुछ मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इलेक्शन होती है आपके लोकसभा की, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो रीजन से जो है इनको एडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब जो सिंगल आपका ये वाला सिस्टम है, ठीक है, कि भाई आपके सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को एडॉप्ट ना करने का दो रीजन बताया। पहली रीजन क्या बताया, पहला रीजन ये बताया कि भाई यहाँ पे कहीं ना कि वोटर को डिफिकल्टी होती है समझने को कि भाई उनका पेपर दे दिया जाए फिर वो वोट डाले फिर वोटिंग जो है काउंट हो, काउंट होने के बाद जो लिस्ट हो जाएगा जो जिसके पास सबसे कम वोट होगा उसका वोट जो है दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए भैया थोड़ा सा इंडिया उतनी ज्यादा लिटरेसी में अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो लो लिटरेसी के कारण ये सारी चीजें ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सिंपल सा रखा है पार्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जिसका ज्यादा वोट वही जीतेगा। उसके बाद दूसरा जो है दूसरा कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई सिस्टम जो है वो कहीं ना कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सारी देखा जाए तो हर स्टेट में अपनी अलग अलग पार्टीज है। ठीक है, ठीक अलग अलग पार्टीज कहीं ना कि जो नॉर्मल पार्टीज भी आती है वैसे भी पार्टीज आती है तो बहुत सारी पार्टीज बन जाती है इसमें अगर देखा तो उस हिसाब से जो है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण से यहाँ पे कहीं ना कि गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आ जाए, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये चीज अपनाया गया।
कि भाई एक पार्टी, जो पार्टी जीतेगा, जो पार्टी के पास ज्यादा वोट होगी वही क्या होगा, सरकार बनाएगी। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी है, वो भले ही आपके कर्नाटका में नहीं लड़ रही है, कोई बात नहीं, वैसे तो कर्नाटका में ये कांग्रेस ही चलती है, तो मान लीजिए कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की कोई उम्मीदवार नहीं है, तो बाकी राज्य में, तो इसका मतलब वो अगर सबसे ज्यादा वोट लेके आई, तो उसका मतलब वो पार्टी जो है राज करेगी पूरे सेंटर में। ठीक है, लोकसभा में जो है वो राज करेगी। ठीक है, लोकसभा में रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इसके साथ बताया गया जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ डीमेरिट भी बताया गया, कुछ जो है डीमेरिट यहाँ पे। अब थोड़ी डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स जो है कुछ है, उन डीमेरिट्स की जो है यहाँ पे बात करते हैं। अब पहली डीमेरिट क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हाईली एक्सपेंसिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके राज्यसभा, इन सब के जो है इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है भैया, समझ में आता है। दूसरी कंडीशन क्या बताएगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। बाई इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन, ठीक है भैया, डिमेरिट है। तीसरा क्या बताया जाता है, ये कहीं ना कहीं जो इंटीमेट कॉन्टेक्ट होते हैं वोटर्स और रिप्रेजेंटेशन के बीच में, कि भाई अगली बार अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तो वो वाली इंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट इंटीमेट कॉन्टेक्ट। ठीक है, चौथी बात क्या बताई जाती है, कहने की ये माइनॉरिटी के थिंकिंग को जो है, इट प्रमोट माइनॉरिटी थिंकिंग, जो माइनॉरिटी है उसकी थिंकिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, माइनॉरिटी के थिंकिंग को प्रमोट करने का काम करेगा, या फिर जो ग्रुप की इंटरेस्ट होगी उसी को ही सिर्फ प्रमोट करेगा। ठीक है, आगे यानी कि जो भी ग्रुप होगा उन्हीं ग्रुप को ही सिर्फ बात करेगा। ठीक है, या माइनॉरिटीज वगैरह होगी उन्हीं की ही सिर्फ यहाँ पे बात चलेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी सिस्टम जो सिग्निफिकेंट है पार्टी सिस्टम को, उसको इंक्रीज करेगा और वोटर्स को यहां पे डिक्रीज कर देगा। पार्टी सिस्टम को इंक्रीज करेगा और वोटर्स को यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि लोग क्या करेंगे, यार यार हमारी चलती ही नहीं है तो हम क्यों जाए वोट देने। तो और पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचेगा कि भाई अलग अलग स्टेट में हम क्या करते हैं और पार्टियां जो है बनाते हैं। तो पार्टी सिस्टम को यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज करेगा और वोटर जो लोग होते हैं उनको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, जहां पे हमने सारी चीजों के बारे में डिस्कस। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर में अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।